Friends, today in this video, we are going to see another aspect of photosynthesis that deals with a lot of things, including the experiment. This is a part of the older video which deals with a lot of aspects till the phases of photosynthesis. Now, in this video, I'm going to explain you different things, starting with the adaptations in a leaf to perform photosynthesis. So the first adaptation which we see in a leaf is the large surface area. If you see a leaf and see that it has a lot of surface area, वो इसलिए होता है ताकि वो अधिक से अधिक लाइट एब्जॉर्ब कर सके. तो इसका मेन गोल होता है मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट होता है लीफ का अरेंजमेंट. तो लीफ का अरेंजमेंट बेसिकली एट राइट एंगल्स होता है. इसको मैं आपको समझाती हूँ. जैसे ये देखो, ये एक स्टेम है, तो ये लीफ जो है इसके करीब करीब 90 डिग्री पे है, ताकि जब सन रेज आए तो अधिक से अधिक सन रेज बिना रास्ते में किसी से टकराए इस लीफ पे आ जाए, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके. और क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस. तो बेसिकली क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल जो है लीफ होती है उसके द्वारा सिक्रीटेड एक वैक्सी लेयर है. वो वैक्सी होता है, मतलब कि वो वाटरप्रूफ भी होता है. तो ये जो क्यूटिकल होता है ये वैक्सी होता है नेचर में. और आपने इसके पहले ट्रांसपिरेशन चैप्टर में ये भी जाना होगी क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होती क्या है. तो बेसिकली क्यूटिकल जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं ताकि लाइट आराम से इसके अंदर जा सके, क्लोरोप्लास्ट तक पहुँचे और फोटोसिंथेसिस हो सके. और ये क्यूटिकल वाटरप्रूफ भी होती हैं. क्यों वाटरप्रूफ होती है? ताकि आसानी से अंदर का वाटर बाहर ना जा पाए. ये इतनी चीज़ों की वजह से और अच्छे से हो जाता है. अब नेक्स्ट पार्ट होता है न्यूमेरस स्टोमेटा. आप देखेंगे लीफ में बहुत सारे स्टोमेटा हैं. वो इसलिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज हो और फोटोसिंथेसिस हो. नेक्स्ट पॉइंट होती है थिननेस ऑफ लीव्स. लीव्स बहुत पतली होती हैं. आप कभी लीव्स को हाथ में लेके देखिए तो वो मोटी नहीं होती. क्यों? ताकि जल्दी से जल्दी जो गैस बन रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है या जो स्टार्च फॉर्म हो रहा है, वो जल्दी से जल्दी अदर पार्ट्स ऑफ लीफ को पहुँचा सके. और इसके थ्रू इस लीफ में आप देखो, इसमें जल्दी पतली होगी लीफ तो इसके अदर पार्ट में जाएगा, फिर जल्दी जल्दी नीचे चला जाएगा. इसीलिए लीव्स थिन होती हैं. सो बेसिकली क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस. नाउ आई एम राइटिंग and you also note side by side that cuticle and upper epidermis are waterproof and transparent. ये बस इसकी मेन पॉइंट है. और न्यूमरस स्टोमेटा फॉर मोर gaseous exchange and thinness of leaves to allow rapid transport. Rapid means quick transport. Okay, chloroplast concentration is much in the upper part, क्योंकि upper part से ही लाइट आएगी और जितना क्लोरोप्लास्ट होगा उतनी लाइट एब्जॉर्ब होगी. और एक्सटेंसिव वेन सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे जाइलम, फ्लोएम, इस तरह ये सब कुछ होता है. और एक्सटेंसिव वेन्स, तो ये प्लांट की बात. अब जब लीफ की बात होती है तो मीज़ोफिल सेल्स, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मीज़ोफिल सेल्स होते हैं. अब मीज़ोफिल सेल्स बेसिकली प्रेजेंट इसलिए होते हैं ताकि वो आराम से ट्रांसपोर्ट कर सके. ये मेरे पास है पिछले वीडियो की एक पेपर जिसमें मैंने मीज़ोफिल सेल बताया. तो जल्दी इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो, जो फूड हो फटाफट ट्रांसफ़र हो जाए मीज़ोफिल सेल्स को और फिर वहाँ से वाटर आराम से ड्रॉ हो सके. तो इसीलिए लीव्स जो है वो थिन होती हैं. I hope that you all are remembering this reaction of photosynthesis, that is 6CO2 plus 12H2O in the presence of light energy and chlorophyll gives C6H12O6, that is glucose, and along with that 6 water molecules and 6 oxygen gas molecules. Now this reaction is very important. Now based on this reaction we are going to analyze the different products that is released during photosynthesis. तो हम शुरुआत करते हैं ग्लूकोज से. सो ग्लूकोज बेसिकली एक सिंपल शुगर है, मोनोसेक्राइड है. ग्लूकोज बेसिकली मोनोसेक्राइड है जिसको आप हायर क्लासेस में जानेंगे. और
ग्लूकोज प्लांट्स जब फोटोसिंथेसाइज करते हैं लीफ सेल्स तो उसे बनाते हैं। तो ग्लूकोज बेसिकली उसमें से कुछ ग्लूकोज जो होता है वो इमीडिएटली प्लांट सेल्स कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ ग्लूकोज वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि इनसॉल्युबल होता है, और कुछ ग्लूकोज सुक्रोज में बदल जाती है, और साथ ही साथ कुछ ग्लूकोज फैट्स, प्रोटीन्स और चीज़ों के लिए उनको सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ होती है। सो फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि जितना यूटिलाइजेशन, मतलब ये जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है कैसे वो यूटिलाइज होता है। तो फ्रेंड्स, लीफ सेल्स जो होती हैं वो रैपिडली प्रोड्यूस करती हैं ग्लूकोज। लीफ सेल्स प्रोड्यूस ग्लूकोज रैपिडली, और इसी रैपिडिटी से, जितनी रैपिडिटी से ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है उतनी रैपिडिटी से वो प्लांट को ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। सो प्लांट्स उसको डे में, मतलब जब वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं तो वो ग्लूकोज को इनसॉल्युबल स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर जब नाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो प्लांट्स वापस से उस इनसॉल्युबल स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बाकी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसी तरह से प्लांट फूड यूटिलाइज करता है। तो जो प्लांट फूड बना रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, फिर स्टार्च में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वापस से उस स्टार्च को ग्लूकोज में बदल रहा है और सारे पार्ट्स को भेज रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, एंड ग्लूकोज ट्रांसलोकेट होता है बाकी पार्ट्स तक। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज वाटर। सो वाटर जो भी रिलीज होता है दैट इज रीयूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हो सकता है प्लांट उसको रीयूज करे। और वी आर गोइंग ऑन द ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, कुछ जो ऑक्सीजन होता है वो फोटो रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। सो व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन, एंड दैट इज डन बाय लीफ सेल्स। तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसमें से कुछ ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन के लिए यूज हो जाता है और बाकी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है ताकि सब ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करें, क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिलती है। नाउ वी आर डन विद दीज प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड आई होप दैट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फैक्टर्स जितने भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और फिर इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे चलते हैं। सबसे पहली होती है लाइट इंटेंसिटी। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि लाइट इंटेंसिटी हम इंक्रीज करते रहेंगे तो उतनी ही रेट से फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगी। फोटोसिंथेसिस और लाइट में मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसमें वाई एक्सिस पे मैंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लॉट की है और एक्स पे मैंने इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी प्लॉट की है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे धीरे धीरे लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रही हूँ, और जितना मैं कर रही हूँ उस पर 0.02% कंसनट्रेशन है CO2 का। अब मैंने इंक्रीज़ किया, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जिस तरह मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये जो ग्राफ है फोटोसिंथेसिस का ये बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पे आते आते वो स्टेबलाइज हो गया। इस टाइम 0.02% कंसनट्रेशन था CO2 का। अब अगर इस पॉइंट पे मैं CO2 कंसनट्रेशन को 0.01% से बढ़ा के 0.03% कर दूं तो फोटोसिंथेसिस थोड़ी सी इंक्रीज होती है और फिर फर्दर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पे वो स्टेबलाइज हो जाती है। नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज CO2 कंसनट्रेशन। सो CO2 कंसनट्रेशन, ये मैंने इसी में समझाया है क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स थोड़े थोड़े इंटर रिलेटेड हैं। अब थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अगर हम टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करेंगे तो फोटोसिंथेसिस भी उसी रेट से इंक्रीज़ करेगी। टेम्परेचर बेसिकली एक टेम्परेचर तक प्लांट वर्क कर सकता है, फोटोसिंथेसाइज कर सकता है। वो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अबव क्या होता है, प्लांट्स के जो एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं वो
डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड इसलिए उस पॉइंट पे नो फोटोसिंथेसिस होती, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती इसके बाद या इस टेम्परेचर पे। तो इतने ही तक फोटोसिंथेसिस होती है, उसके बाद रुक जाती है, इसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स। Now 35 degrees centigrade you have to remember, so very important temperature. This temperature is most suitable for photosynthesis. यही सबसे अच्छा टेम्परेचर है जिसपे फोटोसिंथेसिस हो सकती है। और फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे 35 से 40 के बीच क्या होता है। तो फ्रेंड्स 35 से 40 के बीच जब आप इसको इंक्रीज़ करते हैं, 35 से 40 तक ले जाते हैं, तो उस इंक्रीज़ करने में फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो ड्रॉप होती रहती है, नीचे गिरती जाती है। और 35 तक क्या होता है, तो फ्रेंड्स सपोज़ अगर 10 डिग्री टेम्परेचर है और मैंने उसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो सपोज़ अगर फोटोसिंथेसिस जिस रेट से हो रहा होगा उसका जस्ट डबल हो जाएगा। मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप जिस रेट से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे उसी रेट से आपकी फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ करेगी। और ये जो सब चीज़ें होंगी वो खाली 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद होंगी। उसके बाद आप जितना इंक्रीज़ करोगे उसी रेट से फोटोसिंथेसिस जो है वो ड्रॉप करेगी। एंड एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम्स विल बी डिस्ट्रॉयड, सो नो फोटोसिंथेसिस कैन अकर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द वाटर कंटेंट, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर ट्रांसपिरेशन की वजह से, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से अगर जो लीव्स हैं उनका वाटर कंटेंट गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, सो फोटोसिंथेसिस रेट ऑल्सो ड्रॉप्स। एंड लेट मी टेल यू एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट हियर, दैट इज़ जो लीव्स होती हैं वो बेसिकली प्लांट जो 1% जो वाटर है उसको अदर प्रोसेस में यूज़ करता है, जिसमें रेस्पिरेशन और अदर चीज़ें होती हैं। बाकी का 99% वो वाटर जो है प्लांट उसको ट्रांसपिरेशन में यूज़ करता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंटरनल फैक्टर्स। नाउ स्टार्टिंग विद द क्लोरोफिल। अगर प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो क्लोरोफिल विल नॉट फॉर्म, एंड इन दैट कंडीशन फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो नॉट अकर। सो क्लोरोफिल फॉर्म होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि प्लांट्स को सभी न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलें। नाउ सेकेंड इज़ द प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, सेल के जितने भी लिविंग पार्ट्स हैं उनको कंस्टिट्यूट कर ले एक साथ तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर पार्ट्स भी ऐसे होते हैं जो लिविंग होते हैं, उनको इकट्ठे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म किसी वजह से अगर डिहाइड्रेट हो गया या तो उसमें स्टार्च फॉर्म होने लगा तो भी फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, फोटोसिंथेसिस की रेट ड्रॉप हो जाती है प्रोटोप्लाज्म के डिहाइड्रेट होने से और बेसिकली स्टार्च की वजह से, जब उसमें स्टार्च या शुगर बन जाती है। Now third factor is leaf structure. I think so that leaf structure you have studied in the adaptations. Adaptations में ये factors थी, cuticle thickness, stomata distribution and leaf size. तो अगर फ्रेंड्स क्यूटिकल बहुत थिक होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बेसिकली क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल एक ऐसी लेयर है जो लीफ के एपिडर्मिस सिक्रीट करती है और वो वैक्सी होती है नेचर में। तो उसका बेसिक एम तो होता है ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना है, लेकिन अगर वो थिक होगी तो फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो बी लेस। और स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मोनोकॉट लीफ है तो उसके दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे, लेकिन अगर डाइकॉट है तो जो लोअर सरफेस है उस पर ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, तो इसीलिए जो लोअर सरफेस है उससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट करता है। और लीफ साइज, ऑब्वियसली अगर एक छोटी लीफ है तो उसमें ज़्यादा स्टोमेटा नहीं होंगे और वो कम फोटोसिंथेसिस करेगी, लेकिन अगर वही लीफ बड़ी है तो वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकेगी क्योंकि उसमें जो स्टोमेटा है वो ज़्यादा होगा। तो these are all the factors which I explained of photosynthesis. Now ये जो photosynthesis के जितने भी factors हैं they are important and I hope so they are clear. So friends, let us proceed on the practicals on photosynthesis. तो practicals में और deeply जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जो बहुत important है, उसमें destarching आती है। डिस्टार्चिंग एक ऐसी स्टेप है जो आपको हर प्रैक्टिकल में करनी पड़ेगी, और ये जो डिस्टार्चिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसीलिए। तो डिस्टार्चिंग मतलब क्या होता है, डिस्टार्चिंग मतलब होता है किसी भी लीफ से हम स्टार्च को निकाल देते हैं, तो यही डिस्टार्चिंग होता है। द रिमूवल ऑफ स्टार्च फ्रॉम अ लीफ इज कॉल्ड डिस्टार्चिंग, या लीफ की ऐसी स्टेज जिसमें वो स्टार्च से फ्री हो, वही डिस्टार्चिंग है। तो डिस्टार्चिंग के बाद लीफ का सारा स्टार्च कहाँ जाता है,
डी स्टार्चिंग के बाद लीफ का सारा स्टार्च उसके एक सेल ऑर्गेनल जिसमें अमाइलोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं उसमें जाता है। तो डी स्टार्चिंग के बाद जो भी है वो अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च चला जाता है एंड सो वी से दैट स्टोरेज ऑर्गन अमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च। नाउ लेट अस गो ऑन द मेथड्स ऑफ डी स्टार्चिंग। लाइक आप कोई भी काम करें तो उसके दो मेथड्स होते हैं, दो तरीके होते हैं, एक जिसमें मेहनत लगती है और दूसरा जिसमें थोड़ा सा आलसीपन से भी काम चल जाता है। तो लेबोरेटरी मेथड एक मेहनती मेथड है। उसमें क्या होता है, हम लोग लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालते हैं और इस स्टेप का एम क्या है कि हम सेल्स को किल करना चाहते हैं ताकि जो भी हम सब्सटेंस डालें वो जो सेल है आपके उस सेल के अंदर का जो भी सब्सटेंस हो वो निकाल के बाहर ला सके, उसके अंदर इजीली जो आप सब्सटेंस डालने वाले मिथाइलेटेड स्पिरिट वो उसके अंदर इजीली घुस सके और अपना काम कर सके। सेकेंड स्टेप इज बॉइलिंग द लीफ इन मिथाइलेटेड स्पिरिट एंड वाई डू वी डू दिस स्टेप टू रिमूव द क्लोरोफिल। और ये जब भी स्टेप करेंगे तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो मिथाइलेटेड स्पिरिट है एक वाटर बीकर में रखना चाहिए, क्योंकि मिथाइलेटेड स्पिरिट इज़ अ हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस एंड इसकी वोलेटिलिटी की वजह से हम लोग इसको हमेशा पानी में रख के ही बॉयल करेंगे। सो द रीज़न इज़ क्यों हम लोग इसको वाटर बाथ के ऊपर बॉयल करते हैं, द रीज़न इज़ इट इज़ अ हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस। नाउ आफ्टर बॉइलिंग इन दिस मिथाइलेटेड स्पिरिट लीफ विल बिकम वेरी हार्ड, वो बहुत कड़ी हो जाएगी और फिर कड़े कड़े लीफ पे कौन एक्सपेरिमेंट करे। अब इसीलिए हम लोग लीफ को गर्म पानी में डालेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, विच वॉज हार्डन बाई बॉइलिंग इन मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो थर्ड स्टेप इज टू प्लेस द लीफ इन हॉट वाटर टू सॉफ्टन द लीफ विच वॉज हार्डन बाई बॉइलिंग इन मिथाइलेटेड स्पिरिट। नाउ दीज आर द 3 स्टेप्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें कुछ खास नहीं है और ये मेरा फेवरेट स्टेप है। तो इसमें हम लोग आयोडीन सोल्यूशन लेंगे, उसका कंपोजिशन देखते हैं। तो आयोडीन सोल्यूशन में 0.3 ग्राम आयोडीन होता है, 1.5 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड होता है और वाटर 100 ml होता है। इन तीनों चीज़ को मिला के हम आयोडीन सोल्यूशन बनाएंगे और फिर लीफ को हम बेसिकली एक सर्कुलर ग्लास डिश में रखेंगे जो सर्कुलर हो और उसमें आराम से लीफ को रख देंगे और फिर धीरे धीरे बूंद बूंद की बरसात करेंगे जो कि आयोडीन सॉल्यूशन की होगी और उससे जिन पार्ट्स में स्टार्च होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएंगे और ब्राउन कलरेशन दिखाएं तो उसका मतलब वहाँ पे कोई स्टार्च नहीं है। तो ब्लू ब्लैक इज़ हैविंग स्टार्च एंड ब्राउन इज़ हैविंग नो स्टार्च। तो ब्लू ब्लैक और ब्राउन ये कलर कोड आप बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लें कि जो पार्ट्स ब्लू ब्लैक हो जाते हैं आयोडीन टेस्ट के बाद इट मीन्स दैट दे आर हैविंग स्टार्च एंड द वंस विच आर नॉट it means that they are having no starch. Now let us go on the experiment 1, which is to prove that chlorophyll is necessary for photosynthesis. ये इस एक्सपेरिमेंट का एम है। इसके लिए हमको मटेरियल क्या चाहिए, मटेरियल हमको बेसिकली एक वेरीगेटेड लीफ चाहिए, ऐसी लीफ चाहिए जिसके कुछ एरियाज़ ग्रीन हो और कुछ एरियाज़ नॉन ग्रीन हो यानी वाइट हो। इस तरह के लीव्स कोलियस में होते हैं, जेरेनियम में होते हैं और क्रोटॉन में होते हैं। अब हम इसके प्रोसीजर पे चलते हैं। सबसे पहले इसको डिस्टार्च करेंगे और डिस्टार्च किस मेथड से करेंगे, थोड़े से आलसी मेथड से करेंगे थकान की वजह से। अब डिस्टार्च कैसे करना है, हमें पूरे पॉटेड प्लांट को डिस्टार्च करना है, इसीलिए हम इसको नेचुरल मेथड से करेंगे। हम इसको बेसिकली नेचुरल मेथड में क्या करते हैं, हम कोई भी पॉटेड प्लांट लेते हैं, 1 से 2 दिन तक एक डार्क रूम में रख देते हैं और फिर वहाँ पे कोई सनलाइट ना पहुँचे इस बात का बहुत अच्छे से केयर रखेंगे और वो प्लांट अपने आप ही डिस्टार्च हो जाएगा। तो डिस्टार्चिंग कर लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आप फ्रेंड्स आप पूछेंगे कि डिस्टार्चिंग भी कर रहे हैं और वापस उसको सन में भी रख रहे हैं। तो इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट में हमेशा नए सिरे शुरू करना चाहते हैं। देखिए जब भी फ्रेंड्स कोई लीफ हो तो कुछ हद तक उसमें फ़ोटोसिंथेसिस हो चुकी होगी और हमें एक नए सिरे से दिखाना है, एक नए लेवल से दिखाना है, इसलिए हम उस फोटोसिंथेसिस को या उस स्टार्च को हम लोग 0 लेवल पे कर देते हैं और फिर से सन में रखते हैं ताकि अब वहाँ से उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो। और फिर कुछ घंटे बाद जब इसको हम लोग सन में रख देंगे तो फिर एक पत्ती तोड़ लेंगे और पत्ती तोड़ने के बाद इसमें क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट कर देंगे और जो एरियाज़ ब्लू ब्लैक टर्न करेंगे इसका मतलब कि उनमें फोटोसिंथेसिस हुआ था और जो नहीं करेंगे मतलब उनमें नहीं हुआ था। और यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान में रखनी है, क्या कि ये जो कलर कोड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब बात हम देख लेंगे और वो इसमें जितने भी पार्ट्स ब्लू ब्लैक हुए होंगे वो ग्रीन होंगे इनिशियली, मतलब
जिनमें क्लोरोफिल होगा, जो ग्रीन होंगे वही ब्लू ब्लैक बनेंगे। इसका मतलब इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो एरियाज़ ग्रीन थे जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, उन्हीं में क्या था, ब्लू ब्लैक कलरेशन हुआ। तो इसका कंक्लूजन हम लोग अच्छे से लिख लेंगे कि द ग्रीन एरियाज ऑफ लीफ, जो हरे भरे एरियाज थे, उन्होंने क्या दिखाया, ब्लू ब्लैक कलरेशन दिखाया आयोडीन टेस्ट के बाद। शोड ब्लू ब्लैक कलरेशन। और जो नॉन ग्रीन एरियाज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्राउन कलरेशन दिखा दिया। द नॉन ग्रीन ones showed brown coloration। अब फ्रेंड्स, आप इस कलर कोड को, हो सकता है ये तो बहुत इजी है, आप लोग इसको नॉर्मली भी याद कर सकते हैं या फिर आप इसको लिख लिख के याद करें, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। अब हम लोग प्रैक्टिकल्स का बस जस्ट एक समरी ले लेते हैं। तो डी स्टार्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली लीफ से स्टार्च रिमूव कर देते हैं। और वो स्टार्च किस ऑर्गन में स्टोर होता है, अमाइलोप्लास्ट में, जो एक लीफ सेल में प्रेजेंट होता है। और डी स्टार्चिंग के भी दो मेथड्स होते हैं, एक लेबोरेटरी मेथड होता है, एक नेचुरल। लेबोरेटरी मेथड में मिथाइलेटेड स्पिरिट का यूज़ होता है और नेचुरल मेथड में ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं होता। उसमें सिंपली हम एक पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रख देते हैं 1 से 2 दिन के लिए, और उसके बाद हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं, जिससे हमें आराम से टेस्ट कर लेते हैं। जो एरियाज ब्लू ब्लैक हुए उनमें स्टार्च प्रेजेंट है, और जो नहीं हुए उनमें क्या है, उनमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट है, वो किस कलर के हो जाएंगे, ब्राउन। अब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस दिखाया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, जिसमें हम लोग क्या दिखाएंगे कि सूरज की धूप, जो हल्की हल्की धूप है, जो धूप है वो हम ही सभी के लिए नहीं, वो प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। और किस प्रोसेस के लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए। So in this experiment we are going to show that sunlight is necessary for photosynthesis. This is the aim of experiment. And which materials do we need? We need simply a potted plant whose leaves are destarched. And how you will destarch? Basically natural method से करें, थोड़ा सा आलस दिखाएंगे, उसको हम डार्क रूम में रख देंगे। अब डार्क रूम में रखने के बाद हम उसमें एक और चीज़ करेंगे कि उसकी एक किसी लीफ पे ब्लैक पेपर से हम एक डिज़ाइन बना के हम उस पर कवर करके रख देंगे। और इसे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ पार्ट्स इसके जो क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट हो वो सनलाइट को ना एक्सपोज हो। और ब्लैक कलर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाइट इज़ वेरी रिफ्लेक्टिंग कलर एंड ब्लैक एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द लाइट, दैट इज़ वाई। अब इस प्लांट को हम कुछ घंटों के लिए सूरज की धूप में रहने देंगे, और फिर उसके बाद हम इस पर आयोडाइन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और जो एरियाज़ ब्लू ब्लैक टर्न करेंगे, इसका मतलब कि उनमें क्या हुआ था, फूड फॉर्म हुआ था, फोटोसिंथेसिस हुई थी। और जो एरियाज़ नहीं करेंगे, इसका मतलब उनमें नहीं हुआ था। जो एरियाज़ ब्राउन कलरेशन दिखाएंगे, उसका मतलब उसमें नहीं हुआ था। तो इससे व्हाट कंक्लूजन वी ड्रॉ? We draw the conclusion that the parts of leaf which were exposed to direct sunlight turned blue-black, indicating the presence of starch, while the parts showing brown didn't contain starch. जिन पार्ट्स में ब्राउन कलरेशन दिखी उनमें स्टार्च नहीं था। तो ये कंक्लूजन हम बेसिकली इस चीज़ से ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड ऑन द एक्सपेरिमेंट नंबर 4, विच इज़ टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्टली सी व्हाट मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड। बेसिकली वी नीड अ पॉटेड प्लांट, और हमें बेसिकली कोनिकल फ्लास्क चाहिए, हमें थोड़ा सा KOH चाहिए, एक क्लैम्प स्टैंड चाहिए, और ऑब्वियसली हमारे सूरज चाचा चाहिए जो यहाँ पे रहेंगे और इसको सनलाइट देंगे। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर? हम लोग बेसिकली एक प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट, जिसको हम लोग डिस्टार्च कर चुके होंगे। एज़ यूजुअल हम यहाँ भी डिस्टार्च करके लाएंगे। अब उसके बाद उसकी एक पत्ती जो हमारे लिए आरामदायक रूप से लंबी हो, उस पत्ती को हम ले लेंगे, उस लीफ को हम ले लेंगे और एक कोनिकल फ्लास्क में रखेंगे। तो ये बेसिकली कोनिकल फ्लास्क के एकदम माउथ पे हम लोग एक कॉर्क लगाएंगे। कॉर्क बेसिकली डेड सेल से बना होता है।
तो डेड सेल्स होते हैं तो ये रिएक्ट भी नहीं करता और ये कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कट कर लेंगे जिसमें आराम से लीफ आ सके अंदर, और कट ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए जिससे आराम से गैसेस भी अंदर आ सकें। तो कट बहुत पतला होगा, उसमें हम लोग आराम से लीफ डाल देंगे, इसलिए हम लोग उसको स्प्लिट कॉर्क कहेंगे। और क्लैम्प स्टैंड पे इसको फिक्स कर देंगे जिसमें स्क्रूज़ हों, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा केवेच रखा रहेगा। केवेच का पर्पज़ क्या है? तो केवेच का एक ही पर्पज़ है, दैट इज़ टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बेसिकली हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लास्क में से रिमूव करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पार्ट ऑफ लीफ कार्बन डाइऑक्साइड के विदाउट होगा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और जो पार्ट ऑफ लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड आराम तक पहुंचेगी उसमें फोटोसिंथेसिस होगी। तो इससे क्या होगा कि ये पार्ट्स जो हैं वो ब्लू ब्लैक कलरेशन दिखाएंगे और ये ब्राउन दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इन दिस पार्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ कंट्रोल सेटअप एंड व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आप कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल और दूसरी वाली जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और ये कंट्रोल सेटअप है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई, कैसे हम ये जानेंगे कौन कंट्रोल है और कौन एक्सपेरिमेंटल सेटअप है? इसका एक मेथड होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम ये दिखाना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी और नॉट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम इस लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड से डिवॉइड कर देंगे तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जिस एलिमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, उसको रिमूव कर दिए हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो इसकी कंडीशन कोई एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट नहीं करेगी, यहाँ नॉर्मली फोटोसिंथेसिस होती रहेगी। तो ये कंट्रोल सेटअप है। जिस भी एलिमेंट को आप स्टडी करें तो जिस पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे वो एलिमेंट कोई इफेक्ट ना हो, उस पर वो नॉर्मली सब कुछ चलता रहे, तो उसको आप कहेंगे कंट्रोल, एंड द अदर पार्ट यू विल कॉल एज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो ये आपका कंट्रोल सेटअप है और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस पर आयोडाइन टेस्ट करने पे ये पता चलेगी कि जो अंदर आराम से बैठी हुई थी वो क्या हो गई? ब्राउन हो गई, और जो बाहर थी वो ब्लू ब्लैक हो गई। सो नाउ लेट अस प्रोसीड on the another experiment. So friends, moving on the last experiment. In this we will show that oxygen is produced during photosynthesis. So this is the aim of the experiment, and this whole is the procedure of experiment, how we will do and what material we need. तो basically इसके लिए हम लोग को एक वाटर प्लांट चाहिए जैसे हाइड्रिला होती है, और हम लोग को एक बीकर चाहिए, एक फनल चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, और ऑब्वियसली सनलाइट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग एक बीकर में हम लोग कोई भी वाटर प्लांट रख देंगे, और उस बीकर में ये इंश्योर कर लेंगे कि उसमें पॉन्ड वाटर हो। क्यों पॉन्ड वाटर हो? बिकॉज पॉन्ड वाटर कंटेन्स गुड अमाउंट of dissolved gases, क्योंकि पॉन्ड वाटर में बेसिकली अच्छे अमाउंट में डिज़ोल्व होती हैं गैसेस, तो इसलिए हम लोग यहाँ पॉन्ड वाटर को लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इस प्लांट को कवर कर देंगे एक शॉर्ट स्टेम्ड फनल से, एक ऐसी फनल से जिसकी जो स्टेम है ये छोटी हो, और इस स्टेम को हम लोग इन्वर्ट करके रखेंगे। इसको इन्वर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को बेसिकली जो भी गैस इवॉल्व होगी उसको हम लोग को ऊपर कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने इसे इन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? इन्वर्ट अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर। इसी फनल के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे जिसको वाटर से पूरा फिल कर लेंगे और उसमें इन्वर्ट कर देंगे, इसके ऊपर उलट के रख देंगे। और फिर क्या करेंगे? इस सेटअप को हम लोग सन में रख देंगे, और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में हम लोग इस गैस को जो यहाँ कलेक्ट हो रही है उसको टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टेप। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्लांट को रख दे रहे हैं और हम लोग इसके ऊपर एक बीकर इन्वर्ट कर दे रहे हैं। पॉन्ड वाटर तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पॉन्ड वाटर में डिज़ोल्व्ड गैसेस अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। नाउ दिस इज़, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो ये बेसिकली सन है और ये ऑक्सीजन गैस है। तो फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन गैस होगी वो ऊपर कलेक्ट होगी क्योंकि इट इज़ लाइटर दैन वाटर, और ये जो है वो लेवल ऑफ वाटर है, इतने लेवल तक वाटर जो है वो प्रेजेंट होगी। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स द टेस्ट ट्यूब, जिसमें हम लोग पानी लेके फनल पे इन्वर्ट करेंगे
और ये कोई भी प्लांट है, यहाँ पे हाइड्रिला देखा जा रहा है, तो ये हाइड्रिला है। और एंड ये बेसिकली एक सपोर्ट है ताकि फनल यहाँ से रहे, वाटर के प्रेशर से ऊपर ना उठ जाए। तो बेसिकली दिस इज़ द सपोर्ट। अब इसमें होगा क्या कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो पॉन्ड वाटर से है वो आराम से ले लेंगे क्योंकि इसमें डिज़ोल्व होगी। अब ये प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसाइज करेंगे, सन प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस होगी और एक गैस प्रोड्यूस होगी जो वाटर से, लाइट होने की वजह से वाटर के ऊपर कलेक्ट हो जाएगी। नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट दिस गैस इज ऑक्सीजन गैस? वी विल डू अ सिंपल थिंग जो हम लोग के केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स में बहुत बताई जाती है। उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली एक ग्लोइंग स्प्रिंटर लेंगे और फिर उसको ऑक्सीजन गैस के पास जब भी लाएंगे तो वो पूरा बर्न करने लगेगा। तो ये बताएगा कि ये जो गैस प्रोड्यूस हुई है दैट इज़ ऑक्सीजन गैस। एंड व्हाट विल बी द कंक्लूजन? नाउ लेट मी राइट द कंक्लूजन। सो बेसिकली कंक्लूजन कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है, यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि ऑन ब्रिंगिंग a glowing splinter near the gas collected, the splinter rekindles, ये burn करेगी। So now by this experiment you have proved that this oxygen gas is produced, ये produce होती है photosynthesis के time। So now we are going to see the importance of photosynthesis। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, मैंने दो इम्पोर्टेंस बताई थी, that is providing food and providing the oxygen। यही दो इम्पोर्टेंस हम लोग यहाँ भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस कैरीज टू इम्पोर्टेंसेस, दैट इज़ फूड एंड ऑक्सीजन। तो वाई फूड? बिकॉज ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे बेसिकली कोई भी हैं, वो दैट ऑल नीड फूड। एंड वाई? बिकॉज लिविंग के लिए उनको फूड चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए और फूड के फॉर्म में लेते हैं। तो या तो कुछ लोग डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं या कार्निवोरस एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, और वो एनिमल ने कभी प्लांट को कंज्यूम किया होगा। तो बाय दिस वे प्लांट ही अल्टीमेट सोर्स है फूड का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू द ऑक्सीजन। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज द ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिलीजेज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस एकमात्र बायोलॉजिकल प्रोसेस, अदर लेबोरेटरी प्रोसेस से रिलीज हो सकती है, बट फोटोसिंथेसिस एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, और बिना ऑक्सीजन के नो वन कैन सर्वाइव। So that is why oxygen is very necessary and it is produced by photosynthesis. So this is the importance of photosynthesis. Now friends, we are going to see the food chain, which is a part of the importance in the criteria of food. So what is food chain? Basically how it happens, like grass, कोई भी जैसे कि ग्रास को ईट करता है, ग्रास हॉपर सपोज ग्रास है तो उसको ईट करते हैं ग्रास हॉपर। अब ग्रास को ग्रास हॉपर हीट करेगा और ग्रास हॉपर को लिजर्ड ईट करेगी, और लिजर्ड को एक हायर एनिमल सपोज रैट ईट करेगा, और फिर रैट ईट करा, और फिर रैट को फिर सपोज स्नेक ने ईट कर लिया, और ये चेन चलेगा। फिर स्नेक ने क्या, स्नेक को किसने ईट कर लिया, उसको फर्दर ईगल ने ईट कर लिया, फिर ईगल को भी और लोगों ने ईट किया, जैसे अदर जब ईगल डेड हो जाएगा तो फिर अदर लोगों ने ईट किया, और फिर फाइनली वो चलते 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 ह्यूमंस तक पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स नाउ व्हाट इज़ फूड चेन? फूड चेन बेसिकली एक ऐसी कॉन्टीन्यूअस चेन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम करता है, वो इन टर्न दूसरे को करता है, और इसी तरह ये चेन चलती जाती है। तो फूड चेन बेसिकली कई हो सकती है। एक फूड चेन ऐसा भी हो सकता है कि ग्रास थी और ग्रास को ग्रास हॉपर ने खा लिया, फिर उसको छिपकली ने खा लिया, लिजर्ड ने खा लिया, फिर उसे रैट ने खाया, फिर स्नेक ने खाया, और फिर ईगल ने खाया, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, और फिर ईगल बाय एनी वे अदर पीजन्स जब वो डेड हो जाता है उसके द्वारा खाया गया, फिर फाइनली वो किसी तरह ह्यूमंस तक पहुँचा। तो या तो फूड चेन बहुत लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। छोटे एग्जांपल जैसे ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को टाइगर ने खाया,
तो ये छोटा फूड चेन है। तो फूड चेन बेसिकली एक लिंक्ड चेन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है। और फूड चेन के फ्रेंड्स कई एस्पेक्ट होते हैं। अगर सपोज प्लांट में अगर आप पेस्टिसाइड डालेंगे तो जो भी पेस्टिसाइड होगी वो प्लांट्स को अगर डायरेक्टली ह्यूमन ने कंज्यूम किया तो वो ह्यूमन के अंदर भी वो केमिकल्स एक्यूमुलेट होने जाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड टू यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसीलिए कोई भी अगर डिजीज़ या कोई भी एक्यूमुलेंट्स अगर ये किसी भी फूड चेन या किसी भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, सो दैट विल कम टू द ऑर्गेनिजम्स विच आर हायर इन दिस चेन। तो इसी तरह फाइनली कोई भी एक्यूमुलेशंस होंगी तो ह्यूमंस तक भी पहुँच आएंगी। सो this is the chain. A food chain, what is the most important thing you have to remember about is कि food chain always starts from which one? From producer. प्रोड्यूसर बेसिकली जो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर सके, जैसे कि प्लांट। ये नहीं कि ह्यूमंस गए किचन में खाना बना लिए तो उन्होंने अपना फूड खुद से प्रोड्यूस किया। बेसिकली ह्यूमंस जो फूड बनाते हैं वो अवेलेबल फूड से बनाते हैं, वो खुद से नहीं उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स। तो बेसिकली फूड चेन हमेशा ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होती है जो कि प्लांट होता है। तो हमेशा कोई भी फूड चेन आप देखेंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज एक प्लांट होगी। नाउ वी विल सी द कार्बन साइकिल। सो व्हाट इज द कार्बन cycle? So friends, now let us go on the last part of this video, that is carbon cycle. तो कार्बन साइकिल मतलब कार्बन की साइकिल नहीं, कार्बन साइकिल बेसिकली ऐसा सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसा ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन एलिमेंट एटमॉस्फेयर से लिया जाता है और फिर कई प्रोसेसेस से होते 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 फाइनली वो एटमॉस्फेयर को रिटर्न हो जाता है। सो नाउ पहला स्टेप देखते हैं इस कार्बन साइकिल का, जो कि फोटोसिंथेसिस है। तो व्हाट इज़ बेसिकली फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जिन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है वो कार्बन लेते हैं, मतलब किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर से कार्बन लेते हैं, पानी लेते हैं और सनलाइट लेते हैं और फिर उसको यूज़ करके खाना बना लेते हैं और फिर ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। और ये जितना भी फूड बनाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एट्सेट्रा के फॉर्म में होगा, मतलब इन सब में कार्बन एलिमेंट कंटेंट होगा और ये इनके थ्रू फूड चेन्स के थ्रू बाकी ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र होगा। जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं फूड चेन के, यहाँ ग्रास हॉपर लिजर्ड, क्रॉप्स, मैन। तो इस तरह ये क्या हो रहा है, बाकी ऑर्गेनिज्म में कार्बन ट्रांसफ़र हुआ, प्लांट्स ने लिया और उन्होंने बाकी को ट्रांसफ़र किया। फिर इसका थर्ड स्टेप है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, ब्रीदिंग से बहुत डिफरेंट होता है। ब्रीदिंग मतलब आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं वो ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, आप जो भी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं उसको यूज़ करके आपकी बॉडी जो आपके फूड को ब्रेक डाउन कर रही है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रही है, आपके हर पार्ट्स को वो सप्लाई कर रही है और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है उस फूड को छोटे पार्ट्स में तोड़ने में, यूटिलाइज़ करने में, वही पूरा का पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट भी हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई भी हो, सभी रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और इस फॉर्म में फिर क्या हो रहा है, कार्बन पहले तो लिया गया, फिर ट्रांसफ़र किया गया और फिर वापस क्या हो रहा है, ये कुछ पार्ट इसका क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में वापस रिटर्न हो जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, ये तो कार्बन रिटर्न हो गया, अब पूरा तो पूरा हुआ नहीं, अब डीके होता है। क्या होता है कि कोई भी लिविंग बीइंग मर गया तो उसकी बॉडी को बैक्टीरिया डीके करता है। जब डीके करता है तो लिविंग बीइंग्स हैं तो उनकी बॉडी में ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बन कंटेंट है, तो उसको ब्रेक डाउन करते 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 बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। तो इस फॉर्म में फिर से कार्बन वापस एटमॉस्फेयर को गया और बैक्टीरिया खुद भी मर जाते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, मतलब वो डीकम्पोजर है, वो किसी भी लिविंग बीइंग को डीकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो वो खुद भी डिकम्पोज हो रहे हैं और फिर उनके डिकम्पोजिशन से भी कार्बन वापस एटमॉस्फेयर को जा रहा है। फिर कंबशन होता है, जैसे कि कोई भी फॉसिल फ्यूल, जैसे हम लोग रोज़ व्हीकल्स में पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं कार्स में, तो उससे क्या होती है, कंबशन होती है। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ये कंबस्ट होते हैं, इनसे कार्बन वापस एटमॉस्फेयर को रिटर्न हो जाता है। और ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कहीं अलग से नहीं आए हैं, वो इन लिविंग बींग्स से ही आए हैं। लिविंग बींग्स की डेड बॉडीज़ जब बहुत सालों तक हाई प्रेशर उसमें रहती हैं तो वो फॉसिल फ्यूल्स में
ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और ये कंबशन। अब जो लास्ट स्टेप है इस कार्बन साइकिल का है वह हीटिंग लाइमस्टोन। बेसिकली लाइमस्टोन जो है उसको हीट करने से कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन वापस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर को चला जाता है। मतलब क्या हुआ इस पूरे कार्बन साइकिल में, फोटोसिंथेसिस हुई, फूड चेन के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कुछ कार्बन अंदर आया, फिर उसके बाद फूड चेन्स के थ्रू अदर को ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसके बाद उनका रेस्पिरेशन हुआ, फिर कार्बन वापस रिटर्न हो गया और फिर उसका डीके हुआ, कार्बन फिर रिटर्न हो गया, फिर कंबशन होने से फॉसिल फ्यूल्स का जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने होते हैं उनसे भी कार्बन वापस रिटर्न हो गया, फिर लाइमस्टोन की हीटिंग से वापस कार्बन एटमॉस्फेयर में चला गया। तो मतलब कार्बन लिया गया और कई स्टेप से होते हुए कार्बन वापस एटमॉस्फेयर को रिटर्न हो गया। तो इसको एक समराइज्ड फॉर्म में एक चार्ट के थ्रू देखते हैं जिसको मैंने एक पतले से पेज पे बनाया है। तो लेट अस सी दिस चार्ट। इन दिस व्हाट इज़ हैपनिंग, द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड अप बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। फिर प्लांट एनिमल्स उसको ले रहे हैं, एनिमल्स प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंज्यूमर्स हैं। फिर एनिमल्स जब डेड हो जा रहे हैं तो उनको डिकम्पोजर तोड़ रहे हैं उनके ऑर्गेनिक मैटर को, और फिर इन सारे प्रोसेस से क्या हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज़ हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कार्बन रिलीज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो रेस्पिरेशन और डीके से, डीके यहाँ से हो रहा है डिकम्पोजर से और यहाँ से रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ, पहले लिया गया और फिर वापस ये सब प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड वापस मिल रहा है एटमॉस्फेयर को। अब फिर इन्हीं तीनों का अगर फॉसिलेशन हो जाए तो फिर क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस बन जाती है और फिर इसको बर्न करने के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर को रिटर्न हो जा रहा है। मतलब कि एक हैंड से कार्बन लिया जा रहा है और इतने 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 प्रोसेस होने के बाद वो वापस होते रिटर्न हो रहा है। फिर प्रोसेसेस को यूज़ करते 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 फिर से कार्बन वापस एटमॉस्फेयर को रिटर्न हो जा रहा है। और ये मोस्टली जो कार्बन साइकिल में कार्बन रिटर्न हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो रहा है, मीन्स कार्बन इज रिटर्न बैक। This process is only, this chain, this cycle is only known as carbon cycle. So friends, in both the parts of video I've explained all the parts of photosynthesis prescribed by the syllabus and I hope that is clear. अगर आपको कोई भी queries हैं इस photosynthesis topic से related या कुछ valuable suggestions हैं, so please comment me in the comment box and subscribe my channel Simplified Study.